नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यानी आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के क्रम में 1857 की क्रांति हमारा टॉपिक चल रहा था और 1857 की क्रांति में आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के परिणाम। तो प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे, यानी कि न केवल ये जो टॉपिक है न केवल प्री के महत्व से, न केवल वनडे एग्जाम्स में, बल्कि मेंस यानी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपसे क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो आपके पास में एक एग्जैक्ट डाटा तो होना चाहिए। देखिए, ये मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करा रहा आपको, ऐसा मत समझना कि मुख्य परीक्षा की तैयारी है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा में बेहद सहायता करेगा आपकी। मुख्य परीक्षा में बहुत ही यानी 60% तक 70% तक आपकी सहायता करेगा। बस आपको, आपके पास में नॉलेज होगी, आपके पास में डेटा होगा, तो आपको बस उसे फ्रेम करना है, अपने उत्तर में फ्रेम करना है अच्छे तरीके से। मतलब उसका लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा उसी प्रकार का मिल रहा है। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम यानी कि क्या रिजल्ट रहे। इतना खून खराबा हुआ 57 की क्रांति में, 57 की क्रांति में इतना खून खराबा हुआ, दोनों पक्षों से कई सारे लोग मारे गए, तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसके रिजल्ट क्या हुए। इसके न केवल तात्कालिक परिणाम थे बल्कि दीर्घगामी भी परिणाम थे। तात्कालिक मतलब तभी के परिणाम थे। अब देखिए तात्कालिक परिणाम क्या था इसमें। पहला परिणाम यह था कि एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। यह आया अंग्रेजों के द्वारा 1858 में। अच्छा, इसे पढ़ा किसने था? इसे पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है, आ क्या जाता है, लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को कहां से पढ़ा था? तो यह पढ़ा था इलाहाबाद से। कहां से पढ़ा था? इलाहाबाद से। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से इसे पढ़ा था। अच्छा, इस अधिनियम के दौरान, भारत शासन अधिनियम के दौरान क्या क्या विशेष बातें थीं उसको हम पढ़ेंगे इस अधिनियम के दौरान। पहली बात इसमें यह थी, पहली बात, एक एक चीज को समझते चलना। पहली बात इसमें यह थी कि इसमें जो कंपनी कार्य कर रही थी, इसने इस अधिनियम के तहत कंपनी जो कार्य कर रही थी यानी कंपनी का शासन छीन लिया गया। कंपनी का शासन क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। अब कंपनी का शासन छीन लिया गया तो किसका शासन हुआ लागू? तो यहां पर ब्रिटिश क्राउन का। किसका? ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन क्या होता है? यानी कि जो ये शासन था, अब भारत के लोगों पर डायरेक्ट इंग्लैंड से शासन होगा रानी के द्वारा। इस बात का पूरी का मतलब ये था, पहले हमारे ऊपर 57 से पहले। अच्छा, ये कब पारित हुआ? ये कब पढ़ा गया? ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 से पूर्व हमारे ऊपर जो शासन करती थी वो वहां के लोग नहीं बल्कि एक कंपनी करती थी, जिसे नाम दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये शासन करती थी। अच्छा, इससे भारत शासन अधिनियम 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ये सभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? आप बताइए। पूछ सकता है कि विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस शासन अधिनियम को कहा जाता है? तो आपको उत्तर दे रखा होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें, भारत शासन अधिनियम 1935। सेकंड ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1858। इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो आपको ये याद करना है कि घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 को। यह कब? 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कहां से पढ़ा गया था? इलाहाबाद से पढ़ा गया था। दैट्स क्लियर? या बोलो यस या नो? यस। इसके बाद में दूसरी बात इसमें यह थी कि इसमें एक पद आया,
जिस पद को नाम दिया गया था भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव का इन्होंने इस अधिनियम के तहत ही भारत राज्य सचिव का एक पद बनाया गया और इस पद की, इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, यानी 15 सदस्य, इन 15 सदस्यों में से 8, इन 15 सदस्यों में से 8 जो सदस्य थे, 8 और 7 इस प्रकार से इन्होंने बांट दिए 15 सदस्य, यानी कि 8 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया और इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। किसकी मदद के लिए? भारत राज्य सचिव पद की मदद के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन। एक एक चीज को समझते चलिए। 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा अनुमान है, और अनुमान क्या, पूरा भरोसा है आप लोगों पर भाई। अपना चैनल छोटा हुआ तो क्या हुआ, हौसले तो बुलंद है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन हम भी बड़े होंगे, आप लोगों की मर्जी हुई तो। अच्छा, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, इस बात का संकल्प लेकर के चलेंगे आगे। दूसरी तीसरी बात, 2 बातें हमने पढ़ ली इस नियम के, अधिनियम के तहत। तीसरी बात इसमें क्या थी कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, यानी भारत का जनरल पद खत्म कर दिया और इसकी जगह क्या आया, भारत का वायसराय, यानी भारत के गवर्नर जनरल पद की जगह भारत का वायसराय। लेकिन याद रखना दोस्तों, इनमें शक्तियों में कोई अंतर नहीं था। जो शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के पद, मतलब गवर्नर जनरल के पास थी, वही शक्ति भारत के वायसराय के पास थी। मतलब एक ऐसा समझ लीजिए, इसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना देना, उनमें थोड़ा सा कम ही डिफरेंस होना, इस प्रकार से समझिए। तो भारत का जो वायसराय था, प्रथम वायसराय कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। पहली बात तो तुम्हें यही याद रखना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, इसके बाद में, लॉर्ड कैनिंग के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो भी याद रखना, वो भी यही था। यानी कि व्यक्ति नहीं बदला था, केवल पद बदल गया था। व्यक्ति नहीं बदला था, केवल और केवल पद बदल गया था। इतनी बात समझ में आई आपके? दूसरी बात क्या थी इसमें, इन्होंने कहा कि अब हम साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। थोड़ा सा सुकून मिला भारतीय लोगों को, चलो अब साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अब हम तुम्हारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी धार्मिक और सामाजिक, यानी अंग्रेजों को पता चल गया कि भारतीय लोग जो हैं वो धर्म, आज की डेट में भी धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो उन्हें पता पड़ गया था कि अगर इनके धर्म के साथ हमने खिलवाड़ किया तो ये एक क्रांति और कर देंगे, दूसरी क्रांति और कर देंगे। तो धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की मना कर दी। हस्तक्षेप की मनाही। तीसरी, जो उनकी हड़प नीति थी,
किसकी किसकी थी हड़प नीति? कौन लेकर के आया था बताइए? डलहौजी। जो हड़प नीति थी, बोले अब हड़प नीति भी खत्म, अब आप कोई भी कहीं से भी किसी का भी आप बच्चा गोद रख सकते हैं। यदि आपका कोई जैविक पुत्र नहीं है तो आप किसी का भी बच्चा गोद रख सकते हैं। चलो भाई, थोड़ी सी सहूलियत मिल रही थी इसमें, थोड़े से अधिकार मिल रहे थे, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग बार बार होता है। फरुखसियर के टाइम पर भी मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग हुआ था। अगर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी मैग्ना कार्टा, इंडियन पॉलिटी के मौलिक अधिकार जब हमें भारत का संविधान देता है तब हम उन्हें क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब इनको भी मैग्ना कार्टा कहा गया। हड़प नीति को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। चौथा काम यह किया गया कि अब हम ईसाइयत मतलब धर्म का परिवर्तन जो करते थे, अनाथों का, बेरोजगारों का, विधवाओं का, ईसाइयत को नहीं फैलाएंगे, यानी ईसाइयत को नहीं फैलाएंगे। फैलाएंगे का मतलब उसका विस्तार नहीं करेंगे, धर्मांतरण नहीं करवाएंगे। ये इतनी बात कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि ये लोग जो थे थोड़े से अधिकार दे रहे थे हमें। ऐसा मान लीजिए कि हमारे लिए ये ज्यादा अधिकार तो नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत तो अधिकार थे। इसके बाद में इन्होंने और क्या काम किया भाई? इनको लगा अब कि जो ये सैनिक पद्धति है इनकी, अब इन्होंने थोड़ा सा सैनिक पद्धति में सुधार किया। (1858) से पहले, यानी 1 नवंबर 18, एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, 1 नवंबर 1858 से पहले होता क्या था कि जो सैनिक थे, यानी सेना में जो भर्ती होती थी, वो 1:5 के आधार पर होती थी। अब आप कहेंगे 1:5 क्या होता है? पूछिए। 1:5 का मतलब है 1 अंग्रेज सैनिक और 5 भारतीय सैनिक। जब 1 अंग्रेज सैनिक होगा और 5 भारतीय सैनिक होंगे तो विद्रोह की भावना तो खुद ही फैल जाएगी, एक खुद दबा लेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया? इसके बाद में 1 नवंबर 1858 के बाद, यानी इस घोषणा पत्र के बाद में 1:2 का कर दिया, यानी 1 अंग्रेज, अंग्रेजों की संख्या तो कम थी ना भारतीयों के मुकाबले, और 2 भारतीय, 1 अंग्रेज और 2 भारतीय, इस प्रकार से। अच्छा, और क्या काम किया गया? ये पहले क्या करते थे कि एक ही जगह से, क्या, अवध से, इन्होंने सारे के सारे अवध से सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। अब आप सोच करके देखिए, किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में एक क्षेत्र विशेष के, मान लीजिए आपके गांव के लोगों की संख्या किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में ज्यादा है, तो आप उपद्रवी होंगे कि नहीं होंगे? अब आप मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ होंगे, आपने भी ये काम किया होगा, ट्रेन में चढ़ करके, बसों में चढ़ करके। तो अवध से सैनिकों की संख्या पहले ज्यादा थी, अवध से, लेकिन अब क्या किया गया कि समान संख्या में सैनिक लाए गए। दूसरी बात, जो तोपखाने थे, तोपखाने अब भारतीय सैनिकों के अंडर में ना होकर के, यानी उनके अधिकार में ना होकर के यूरोपियों के अधिकार में थे, यानी अंग्रेजों के अधिकार में थे। अब उन्होंने क्या काम किया? तीसरा काम क्या था? समान संख्या में सैनिक, दूसरे तोपखाने की भारतीय सैनिकों, तीसरा ये अधिकार अंग्रेजों के। चौथी बात क्या थी इसमें? चौथी बात ये थी कि उच्च जातियों से सैनिक लेने की संख्या में कमी करी। अब आप सोचिए ये क्या लिख रहा है? उच्च जातियों से सैनिक लेने की संख्या में कमी। उच्च जातियों से सैनिक लेने की संख्या का मतलब है कि जब कोई उच्च जाति होगी
तो वो उसके मन मस्तिष्क में ज्यादा विद्रोह की भावना होती है, ऐसा माना जाता है तथाकथित तौर पर। लेकिन जो निम्न जाति के लोग होंगे अगर संख्या में, तो उन्हें दबाया जा सकता है अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा, ये नीतियां जो थी, अब आप इसके बाद में अगर आप पुस्तक को पढ़ेंगे, अपनी किताब को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे ही पढ़ने के बाद में और डायरेक्ट चले जाइए परीक्षा हॉल में, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलती करेंगे ऐसा करेंगे। तो आप इसे पढ़ने के बाद में अपनी पुस्तक को खंगोलिए। अच्छा, इसके बाद में भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा जी, भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज का? भारतीय लोगों के लिए यह प्रभाव पड़ा कि पहले बात तो यह था कि मुगलों का, इस क्रांति से मुगलों का दरबार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। यानी जो भारत पर सौयों वर्षों से अधिकार कर रहे थे, उनका अधिकार चल रहा था, अब उनका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कहने का अर्थ है कि जो बचा कुचा बेचारा मुगल शासक था, अंतिम कौन सा था बताइए? जो अंतिम शासक था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मुगल शासक था। मुगल शासक का दरबार बंद हो गया, यानी कि इसके बाद में कोई भी मुगल शासक भारत में नहीं बैठा। दूसरी बात क्या थी? अब भारतीयों को लगा कि हम एक लड़ाई हार चुके हैं अंग्रेजों से। तथाकथित तौर पर तो वो हर बार हारते थे, लेकिन कहने के लिए एक बड़ी लड़ाई हार चुके थे। अब उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। क्या पैदा हुई? राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। अब उन्होंने कहा कि अब हम एक होकर के, यानी अलग अलग नहीं रहेंगे, अब हम एक होकर के लड़ेंगे। अब हम अलग अलग उंगलियों के माध्यम से नहीं लड़ेंगे, अब हम उंगलियों को बंद करके एक मुट्ठी से लड़ेंगे। यानी राष्ट्रीय भावना की उनके अंदर भावना पैदा हुई। तीसरी बात क्या हुई उनके अंदर? मुगलों का दरबार एकदम बंद हो गया, राष्ट्रीय भावना पैदा हुई। जो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस थी, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस थी, वो इसी का परिणाम थी। यानी राष्ट्रीय भावना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, वो किसका परिणाम थी? 1857 की क्रांति का ही परिणाम थी। तो ये था। इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो आपके प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लगभग 5 से 6 मिनट की लेकर के आऊंगा। उसमें सारे के सारे फैक्ट होंगे। ये पुस्तक किसने लिखी, ये इसने किसने कहा, ये बात, इनका जन्म कहां हुआ, झांसी की रानी कहां मरी। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट जो होते हैं घटना चक्र के, पुराने क्वेश्चंस को मैं खंगालूंगा और उसके बाद में आपको मैं कराऊंगा। तो आप इसने, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा इसे। देखिए दोस्तों, इस चैनल के मैं सब्सक्राइब करने की ज़्यादातर कहता नहीं हूँ, और चैनलों के माध्यम से कि एक 15 मिनट की क्लास में 5 बार वो सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की कहते हैं। मैं एक ही बार कहूँगा आपसे कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा चैनल है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।